to virtual learning network. Wages and salary administration, section 16, allowances and benefits. Topics to be covered include the need, basic wage, DNS allowance, other allowances, and fringe benefits. The need. In due course of time, due to changes in job situations, changing environment, especially due to rising prices, the basic wage and DNS allowance together were not found adequate as remuneration package provided to employees. Normally जो remuneration package employees को दिया जाता था या दिया जाता है, उसमें बेसिक वेज होती थी और DNS अलाउंस होता था. पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया और जॉब सिचुएशंस में चेंजेस आती गई, इन्वायरमेंट चेंज होता गया, प्राइजेस राइज होने लगे, बेसिक वेज और DNS अलाउंस सिर्फ काफ़ी नहीं माना जाने लगा. DNS अलाउंस और बेसिक वेज से एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड नहीं थे, उनको इससे ऊपर भी और इसके अलावा भी कुछ चाहिए था. इस सिचुएशन को देखते हुए जो एम्प्लॉयर्स थे उन्होंने बहुत तरह के अलाउंसेस स्टार्ट किए और बहुत तरह के फ्रिंज बेनिफिट्स एम्प्लॉयज को ऑफर करना स्टार्ट किया, ताकि जो टोटल कॉम्पनसेशन पैकेज बने एम्प्लॉय का वो सफिशिएंट हो, उनके लिए एडुकेट हो और वो एम्प्लॉयज उससे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हों, ताकि वो अपनी सारी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकें, अपनी ड्यूटीज अच्छे से डिस्चार्ज कर सकें एफिशिएंटली. नेक्स्ट इज बेसिक वेज. Basic wage is fixed on the basis of weightage given to jobs in an organizational context at various levels on the basis of skills, efforts, qualifications, etc. which are required to perform these job. Basic wage जो fix होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे स्किल्स क्या हैं उस एम्प्लॉय की, वो कितना एफर्ट दे रहा है अपनी जॉब में, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, इन सब चीज़ों पे बेसिक वेज फिक्स था. Determination of weightage given to each job is done on the basis of studies carried out by industrial engineers along with अदर एक्सपर्ट्स. जो वेटेज दी जाती थी एक जॉब में, वो उसको निकालते जो था वो इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स निकालते थे और जो एक्सपर्ट्स होते थे बड़े बड़े वही डिटरमाइन करते थे कि किस जॉब को कितनी वेटेज दी जाएगी. प्रैक्टिसेस जो पहले चल रही थी ऑर्गेनाइजेशंस में वो भी कंसिडर करते हैं. Next is DNS allowance. DNS allowance is paid to employees by way of compensating them for the loss of real income caused to them by increase in the cost of living due to increase in prices. DNS allowance DA employees को इसलिए दिया जाता है ताकि जितना भी प्राइसेस में राइज हुआ है उनको उससे कॉम्पनसेट करवाया जा सके. जो राइज इन प्राइस होती है, जो प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, उनको कॉम्पनसेशन दिया जाता है उनको DNS अलाउंस देकर. एम्प्लॉयज को जब काम पे रखा जाता है तो उनको एक पर्टिकुलर वेज या सैलरी रेट दिया जाता है, पर जैसे जैसे टाइम बीतता है प्राइसेस इंक्रीज होते हैं और जो रियल इनकम होती है एम्प्लॉयज की वो गिर जाती है. इस रियल इनकम को मेंटेन करने के लिए, सेम लेवल ऑफ वेजेस को मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉयज को DNS अलाउंस दिया जाता है ताकि वो गुड्स और सर्विसेज
परचेज कर सकें। अदरवाइज अगर उनकी वेजेस और सैलरी सेम होंगी और प्राइजेस इंक्रीज होंगे और उनको डीए प्रोवाइड नहीं होगा तो वो गुड्स और सर्विसेज नहीं परचेज कर पाएंगे। द सिस्टम of payment of DA are mainly classified into two categories. First, one is they are not linked to consumer price index number. Second, they are linked to consumer price index numbers. जो पेमेंट की जाती है DA की एम्प्लॉय को वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है। पहला है कि वो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर से रिलेट नहीं कर रहा है, लिंक नहीं है, और दूसरा जो लिंक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर से। हम पहले करेंगे नॉट लिंक टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स। इसमें दो रेट है, पहला है फ्लैट रेट, दूसरा है ग्रेजुएटेड रेट। फ्लैट रेट सिस्टम जो है पेमेंट का वो एक मेथड है जिसमें एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है, पे किया जाता है एम्प्लॉयज को, चाहे वो उनकी कोई सी भी वेज हो, क्योंकि उनकी जो वेजेस है किसी भी क्लासेस में फॉल कर रही हैं उनको सेम रेट दिया जाता है डीए का। ये प्रैक्टिस जो है पे करने की, इससे कुछ एम्प्लॉयज होते हैं सेटिस्फाइड होते हैं, कुछ सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेजुएटेड स्केल। इसमें जो वर्कर्स होते हैं जो हायर इनकम क्लास में बिलोंग करते हैं उनको जो दिया जाता है वो उनकी सैलरी के हिसाब से नहीं दिया जाता है, उनके ग्रेजुएटेड बैकग्राउंड स्केल के हिसाब से दिया जाता है। जो डीए प्रोवाइड होता है वो एक ग्रेजुएटेड स्केल में प्रोवाइड होता है जो कि बेस्ड होता है वेज स्केल पर। अगर ग्रेजुएटेड स्केल के हिसाब से देखें तो वर्कर्स को डिवाइड किया जाता है ग्रुप्स में। डीएनएस अलाउंस बढ़ जाता है अगर किसी की सैलरी ज्यादा है उसके हिसाब से। ये जो एक मेथड है ग्रेजुएटेड स्केल, ये एक इक्विटेबल मेथड है, इसीलिए बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये डीए प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय की सैलरी या वेजेस के हिसाब से। Next is linked to consumer price index. इस मेथड में जो डीए कैलकुलेट होता है डीए लिंक्ड होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर से। दो मेथड है, पहला है फ्लैट रेट और दूसरा है एज अ परसेंटेज ऑफ पे। फ्लैट रेट में डीए जो पे किया जाता है एम्प्लॉय को वो फिक्स्ड होता है और वो वेरी करता है जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर चेंज होते हैं। एज अ परसेंटेज ऑफ पेमेंट डीएनएस अलाउंस फिक्स्ड होता है, पर ये कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज पे, जो सैलरी दी जा रही है उस पे। जो डीएनएस अलाउंस होता है वो फिक्स्ड परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है और इस मेथड में डीएनएस अलाउंस को लिंक करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर से। डीएनएस अलाउंस, अब हमारे पास एक चार्ट है, एक डायग्राम है जो डीएनएस अलाउंस को क्लासिफाई कर रहा है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा है। डीएनएस अलाउंस दो तरह से डिवाइड होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला डीए नॉट लिंक टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दूसरा डीए लिंक टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। डीए नॉट लिंक टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फिर दो तरह में डिवाइड हो जाता है, फ्लैट रेट और ग्रेजुएटेड रेट में। फ्लैट रेट का मतलब अ फिक्स्ड अमाउंट टू पे टू ऑल एम्प्लॉयज इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरीज। फ्लैट रेट में एक फिक्स्ड अमाउंट डीए का हर एम्प्लॉय को दिया जाता है चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं। और ग्रेजुएटेड स्केल में जो डीए प्रोवाइड होता है एम्प्लॉयज को वो उनकी वेजेस स्केल के अकॉर्डिंग प्रोवाइड होता है, पेड होता है। डीए लिंक टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फिर दो तरह के होते हैं, अभी जो हमने पीछे पढ़ा, फ्लैट रेट और डीए एज अ परसेंटेज ऑफ पे। फ्लैट रेट में डीए जो कैलकुलेट होता है वो स्लैब के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है, फिक्स्ड होता है और वेरी करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग।
और अगर डीए एज अ परसेंटेज ऑफ पे कैलकुलेट होता है तो जो डीए है वो पेड होता है परसेंटेज के हिसाब से, परसेंटेज ऑफ पे पर स्लैब के हिसाब से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। जो डीए प्रोवाइड पेमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, वो बेस्ड होती है जो रिकमेंडेशन देते हैं पे कमीशन के अकॉर्डिंग। बैंकिंग सेक्टर में जो डीए पेड होता है वो एज पर देसाई अवार्ड होता है। इसमें जो डीए पेड होता है वो 3% के रेट के हिसाब से पे होता है और 4 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं इसमें। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, कमर्शियल हाउसेज में जो डीएनएस पेड होता है वो उनके स्केल्स के अकॉर्डिंग पे होता है और कुछ कंपनीज में 100% डीए पेड होता है, जिससे कि जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको पूरी कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलती है अगर कोई प्राइजेस राइज हो रहे हैं तो। नेक्स्ट वी हैव अदर अलाउंसेस। डीएनएस अलाउंस के अलावा भी बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए। जैसे पहला है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कंपनी को हाउस रेंट अलाउंस प्रोवाइड करता है ताकि वो हाउस रेंट इजीली पे कर सके और उसके पास सफिशिएंट मनी हो कि वो अपनी सेविंग भी कर सके और जो उसके दूसरे एक्सपेंडिचर हैं उनको भी पे कर सके। हाउस रेंट अलाउंस एम्प्लॉयज को एक अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है और ये बेसिकली वेरी करता है जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है दूसरे शहरों में, अलग अलग शहरों पे। एम्प्लॉयज को जो हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए जो पे होता है वो उनके स्लैब्स के हिसाब से पे होता है। नेक्स्ट इज लीव ट्रेवल अलाउंस एलटीए। एम्प्लॉयज जो काम करते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो कुछ जगह जाके देखें, घूमें, वहां पर अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करें ताकि वो रिलैक्स फील हुए और दोबारा उसी ज़ील और इंथुजियाज्म से काम करें। इस वजह से एम्प्लॉयज को एलटीए अलाउंस ऑफ एलटीए ऑफर करता है एम्प्लॉयर। लीव ट्रेवल अलाउंस को कुछ ऑर्गेनाइजेशन में हम लीव ट्रेवल असिस्टेंस भी कहते हैं एलटीए, या लीव ट्रेवल कंसेशन भी कहते हैं एलटीसी। नेक्स्ट इज वॉशिंग अलाउंस। जो एम्प्लॉयज इंडस्ट्रियल प्रोसेस में काम करते हैं उनके पास बहुत तरह की, उनकी बॉडी में, उनके कपड़ों में बहुत तरह की डर्ट आ जाती है। अगर वो अपने आप को क्लीन नहीं रखते हैं तो हो सकता है कि उनको बहुत सारी डिसीजेज हो जाएं। इसीलिए एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता है उन एम्प्लॉयज को जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, ताकि वो अपने यूनिफॉर्म्स को और अपने आप को साफ सुथरा रख सकें। नेक्स्ट इज कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस एम्प्लॉयज को दिया जाता है ताकि वो अपने जो उनका प्लेस ऑफ रेजिडेंस है वहां से वो ऑफिस तक या अपनी इंडस्ट्री तक या अपनी कंपनी तक इजीली आ सकें। एम्प्लॉयज जब बहुत दूर से ट्रेवल करते हैं तो ऑब्वियसली उनका बहुत सारा टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाता है, इसलिए उनको कन्वेंस अलाउंस मिलता है। नेक्स्ट इज शिफ्ट अलाउंस। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली काम होता रहता है जो कि शिफ्ट्स में डिवाइड होता है, डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। ये डिपेंड करता है कि नेचर प्रोडक्शन और सर्विस क्या है। नॉर्मली 3 तरह की शिफ्ट होती हैं। पहला 6 AM टू 2 PM, फिर दूसरा 2 PM टू 10 PM, फिर तीसरा 10 PM टू 6 PM। 3 शिफ्ट्स में एम्प्लॉय काम करते हैं। उनकी ड्यूटीज जो होती है उनमें रोटेशन होता है और कुछ
कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में तो लोग नाइट शिफ्ट में भी काम करते हैं। नेक्स्ट इज कैश हैंडलिंग अलाउंस। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको कैश हैंडल करना पड़ता है, चाहे वो करेंसीज हों चाहे कॉइन्स हों। उनकी जॉब होती है कि वो कैश रिसीव करें और कैश पे करें, इसलिए उनके लिए ज़रूरी है कि वो कैश अच्छे से हैंडल करें और कैश अच्छे से काउंट करें। कई बार ऐसा होता है कि उनसे एरर हो जाती है, वो एरर जेन्युइन होती हैं, वो कम पैसे लेते हैं और ज़्यादा दे देते हैं, या कई बार होता है कि करेंसीज अच्छी नहीं होती हैं, उनको ले लेते हैं। यहाँ पर अगर एम्प्लॉय से कोई जेन्युइन गलती हो जाती है कैश रिसीव करने में या कैश पे करने में, अगर उन्होंने ज़्यादा पैसे दे दिए हैं और कम पैसे लिए हैं, या कोई करेंसी बेकार ले ली है जो अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो उनको एक कैश हैंडलिंग अलाउंस मिलता है, ताकि जो जितना भी लॉस है वो जितना भी लॉस एम्प्लॉयर को हुआ है वो एम्प्लॉय खुद ना बियर करे, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन उसको एक अमाउंट दे देती है। नेक्स्ट इज लंच अलाउंस एंड डिनर अलाउंस। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में, कुछ इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयज को लंच प्रोवाइड होता है और डिनर प्रोवाइड होता है, उनको हम लंच अलाउंस और डिनर अलाउंस बोलते हैं। नेक्स्ट इज एजुकेशन अलाउंस। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके चिल्ड्रन को, उनके बच्चों को एजुकेशन अलाउंस मिलता है। एम्प्लॉयज को एजुकेशन अलाउंस मिलता है ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। अंडरग्राउंड अलाउंस, जितने भी एम्प्लॉयज अंडरग्राउंड ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं उनको एक अंडरग्राउंड अलाउंस मिलता है, ताकि जो रिस्क इन्वॉल्व है इस जॉब में वो उसको कवर अप कर सके। नेक्स्ट इज आउट स्टेशन अलाउंस। आउट स्टेशन अलाउंस उन एम्प्लॉयज को मिलता है जो नॉर्मली की जो जॉब होती है वो एक शहर में ना होकर दूसरे शहर में होती है, आउट ऑफ स्टेशन होती है। नेक्स्ट इज सर्वेंट अलाउंस। कुछ जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो हायर लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं, उनको सर्वेंट अलाउंस मिलता है ताकि वो अपने घर में कुछ सर्वेंट्स रख सकें, उनका जो काम है वो अपने रिलैक्स माइंड से कर सकें और अपनी जो कुछ हाउस होल्ड ड्यूटीज हैं उससे फ्री हो सकें। नेक्स्ट इज सोशल सिक्योरिटी अलाउंस। कुछ एम्प्लॉयज को सोशल सिक्योरिटी अलाउंस प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयर्स, ताकि वो अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकें किसी भी अनसर्टेन सिचुएशन में लाइफ में जो होती है। एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय को इंश्योर करता है बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स देकर। नेक्स्ट इज सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। सिटीज में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। एम्प्लॉयज को कई बार ऐसे सिटीज में पोस्ट किया जाता है जहाँ पे जो कि बहुत महंगी होती है, उस केस में उनकी जो रियल इनकम होती है वो फॉल हो जाती है, गिर जाती है, और वो सभी अपनी ज़रूरतमंद चीज़ें खरीद नहीं पाते हैं। उस केस में उनको सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस मिलता है ताकि उनको कॉम्पनसेट किया जा सके जितनी भी उनकी रियल इनकम में लॉस हो रहा है, और उनकी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको बढ़ा सकें। ये जो अलाउंस है ये वेरी करता है जगह जगह पे अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट इज ओवर टाइम अलाउंस। कुछ वर्कर्स अपने जो डेली उनके वर्किंग टाइम्स होते हैं उससे ज़्यादा काम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं। जो वर्कर्स ओवर टाइम करते हैं उनको ओवर टाइम अलाउंस मिलता है।
और बेसिकली ये डबल होता है ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस से। नेक्स्ट इज फ्रिंज बेनिफिट्स। कभी भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी एम्प्लॉय को इंगेज कर रहा है, उसको जॉब दे रहा है, तो वो उसकी ओवरऑल वेलफेयर को देखते हुए उसको जॉब देता है। उसको बेसिक वेज, डीएनएस अलाउंस और भी जो भी अलाउंस पीछे पड़े हैं, उसके अलावा वो उसको कुछ बेनिफिट्स भी देता है। उन बेनिफिट्स को फ्रिंज बेनिफिट्स कहते हैं। बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस और जो दूसरे अलाउंस हैं और फ्रिंज बेनिफिट्स को जोड़ के एक टोटल कॉम्पनसेशन और या रेम्यूनरेशन पैकेज बनता है। The various fringe benefits are as follows. Number 1, holiday homes. कुछ एम्प्लॉयज को हॉलिडे होम की प्लान मिलता है, उनको फ्रिंज बेनिफिट मिलती है। जैसे कुछ एम्प्लॉयज अपने होम टाउन अगर जाना चाहते हैं या फिर वो कहीं घूमना चाहते हैं, कुछ हॉलिडे स्पेंड करना चाहते हैं, तो उनको हॉलिडे होम्स का बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट इज मेडिकल फैसिलिटीज। एम्प्लॉयज को ठीक ठाक रखने के लिए, उनकी फैमिली को ठीक ठाक रखने के लिए मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस तो अपनी खुद की डिस्पेंसरीज सेटअप करती हैं, अपने खुद के हॉस्पिटल्स होते हैं उनके, जहाँ पे वो एम्प्लॉयज को, उनकी फैमिली को ट्रीट करती हैं, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में या तो फिर कुछ नॉमिनल चार्जेस में। अगर ऑर्गेनाइजेशंस के खुद के स्पेशलाइज्ड मेडिकल सेंटर्स नहीं होते हैं तो वो किसी उनको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर देती हैं, और जो जितने भी खर्चे आते हैं उस हॉस्पिटल के, चाहे हॉस्पिटल के हों या डिस्पेंसरी के हों या फिर मेडिसिन के एक्सपेंसेस हों, वो सारा एम्प्लॉयर बेयर करता है। नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड सब्सिडाइज्ड मील। अगर एम्प्लॉय को वर्क प्लेस में मील नहीं प्रोवाइड हो रहा है तो एम्प्लॉयज अपने घर पे जाके भी मील ले सकते हैं और फिर वापस वर्क प्लेस आ सकते हैं। पर ये सब करने से एम्प्लॉय अपने टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट करते हैं और उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि वो अपनी जो मील, अपनी जो लंच है वो अच्छे से कंज्यूम कर सकें। इस केस में एम्प्लॉयज को सब्सिडाइज मील मिलता है ताकि वो अपने एफिशिएंसी लेवल मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट इज कार सब्सिडी। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज को लोन मिलता है ताकि वो कार परचेज कर सकें। बेसिकली ये टॉप लेवल एम्प्लॉयज या एग्जीक्यूटिव्स को मिलता है ताकि वो अपना स्टेटस, अपना स्टैंडर्ड और अपनी एफिशिएंसी मेंटेन रखें। नेक्स्ट इज लो इंटरेस्ट सब्सिडाइज परचेजेस। कुछ केस में जो एम्प्लॉयज होते हैं, अगर उनको कंपनी का कुछ प्रोडक्ट खरीदना है, सपोज कार, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, तो उनको डिस्काउंट मिलता है उन प्रोडक्ट पे। और जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी अच्छा फील होता है क्योंकि उनको वही प्रोडक्ट एक चीपर रेट में, सस्ते दाम पे मिल रहा है और उनको मार्केट में भी नहीं जाना पड़ रहा है। नेक्स्ट इज लो इंटरेस्ट रेट। कुछ एम्प्लॉयज को लोन मिलता है, वो लोन उनको कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन एजुकेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयज के चिल्ड्रन को
एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं और जितना भी खर्चा आता है वो एम्प्लॉयर खुद बियर करता है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्कूल प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे सिर्फ नॉर्मल फी ही चार्ज होती है एम्प्लॉयज के चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए, या कंपनीज कई बार डोनेशन देती हैं स्कूल्स में और कहती हैं कि जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनके लिए एक रिजर्वेशन रखी उनके बच्चों के लिए। कंपनीज स्कॉलरशिप भी देती हैं एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए जिनकी मेरिट बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट इज बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड अदर रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, वहाँ पे हर एम्प्लॉय को बैंक की ज़रूरत, पोस्ट ऑफिस की ज़रूरत और कुछ जो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। ऑर्गेनाइजेशन ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है एक एम्प्लॉय को। वो उनके इसके अलावा वो उनको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है जैसे क्लब हाउस, प्लेग्राउंड, स्टेडियम, ऑडिटोरियम, कम्युनिटी हॉल्स, जहाँ पे एम्प्लॉयज अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कैरी कर सकते हैं। इससे एम्प्लॉयज का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो अच्छा होता है और वो अच्छा टाइम गुजारते हैं, एक पीसफुल और सोशल लाइफ गुजारते हैं। नाउ वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस। फर्स्ट इज डू इट योरसेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन इज discuss fringe benefits. Second is explain DNS allowance. That's all for this session. Thank you.